हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल एंड उसके एम फेज़ के बारे में, जो कि इंटरफेस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एम फेज़ और माइटोटिक फेज़। तो चलिए शुरू करते हैं। माइटोटिक फेज़ और जो एम फेज़ होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब ये जो एम फेज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या होता है जनरली, यहाँ पे सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। ये जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है, इसका दो पार्ट हो सकता है। आइदर कैरियोकाइनेसिस माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू हो, ओके, या माइटोसिस जिससे आप जानते हो, या फिर कैरियोकाइनेसिस मियोसिस से हो। और इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे माइटोसिस के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मियोसिस से किस तरह से कैरियोकाइनेसिस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एम फेज़ होता है और माइटोसिस फेज़ होता है, ये है आपका मोस्ट ड्रामेटिक फेज़ ऑफ द सेल साइकिल। ये जो एम फेज़ के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, ये बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस के लिए वैलिड है। इसके नेक्स्ट स्लाइड से जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो सब कुछ माइटोसिस से रिलेटेड होगा। तो एम फेज़ को मोस्ट ड्रामेटिक फेज़ ऑफ सेल साइकिल क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर कोई एक टिपिकल सेल है जिसका कि लाइफ साइकिल या फिर सेल साइकिल जो 24 आवर है, इसको अगर आप कंसिडर करो, तो 24 आवर में से 23 आवर का ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेज़ होता है। ओके, सिर्फ इंटरफेज़ होगा और 1 आवर यहाँ पे एम फेज़ कैरी आउट होगा। तो आप समझ सकते हो एम फेज़ जो कि कैरियोकाइनेसिस को रेगुलेट कर रहा है और यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होने हैं और ये एक ही घंटे में कंप्लीट होगा, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस रैपिडली आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इंटरफेस एक तरह का रेस्टिंग फेज़ होता है, वहाँ पे ग्रोथ हो रहा होता है, राइट, और डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, लेकिन इसको 23 आवर लग रहा है, ये आराम से काम करेगा। लेकिन 1 आवर के अंदर कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा और बाकी सारे प्रोसेस होंगे। तो ये जो फेज़ है ये आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगा, बहुत फास्ट सारे काम होंगे, और इसीलिए इस फेज़ को क्या बोला जाता है? मोस्ट ड्रामेटिक फेज़ ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पे अगर हम माइटोसिस के बारे में बात करें, तो माइटोसिस को क्या बोला जाता है? जो माइटोटिक डिवीज़न को, इसे इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीज़न क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस डिवीज़न के बाद यहाँ पे इस तरह से कैरियोकाइनेसिस होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो पेरेंट में जितना क्रोमोजोम था, प्रोजेनी में भी उतना ही क्रोमोजोम आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो ये एक पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल के पास 2n क्रोमोजोम हुआ करता था, और या फिर अगर ह्यूमन के बारे में बात करें तो मान लो ये 46 क्रोमोजोम था। डिवीज़न के बाद क्या होना है, यहाँ पे 2 सेल में ये डिवाइड होगा और 2 सेल में सेम 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम ही आपको देखने को मिलेंगे। ये क्रोमोजोम का नंबर रिड्यूस नहीं होता। इसीलिए क्योंकि पेरेंट और डॉटर सेल्स जो होते हैं उनमें क्रोमोजोम का नंबर सेम रहता है, इस डिवीज़न को क्या बोल दिया जाता है? इक्वेशनल डिवीज़न। उसी तरह से कोई अगर हैप्लॉइड सेल है और वो माइटोसिस के थ्रू कैरियोकाइनेसिस कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा? मान लो ये हैप्लॉइड है तो ये n है, तो n और n का ही फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए इनको इक्वेशनल डिवीज़न बोल दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। ये माइटोसिस के अंदर जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसको फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और ये जो सेल डिवीज़न होता है ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप जाएगा, लेकिन ये एक के बाद दूसरा ऐसा नहीं है कि आपको एक कट थ्रू मार्जिन देखने को मिलेगा। मतलब आप ये जो प्रोफेज से मेटाफेज जा रहा होगा सेल डिवीज़न में, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ अभी के अभी ये मेटाफेज पहुंच गया है। ऐसा कोई डिमार्केट बाउंड्री आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये जो प्रोसेसेस होते हैं, ये सारे जितने भी स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे, ये थोड़ा बहुत इंटरमिक्स होके रहते हैं। तो इसके एक एक फेज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फेज़ आता है प्रोफेज। प्रोफेज में इसका मार्क आप कैसे कर सकते हो कि एक सेल में जो एम फेज़ है वो स्टार्ट हो गया। हम जानते हैं प्रोफेज में एम फेज़ का सबसे पहला स्टेज होता है, और ये किस तरह से मार्किंग होता है इसका? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। मतलब आप जानते हो जो जब एक सेल होता है
उसमें नॉर्मली इंटरफेस के दौरान आपको क्रोमोसोम्स देखने को नहीं मिलेंगे। नॉर्मली सेल के अंदर जो डीएनए कंटेंट होते हैं या फिर जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो डीकंडेंस्ड फॉर्म में आपको नज़र आता है। न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से आपको क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिलेंगे नॉर्मल स्टेज में। लेकिन अब ये सेल कहाँ जा रहा है, एम फेज़ में जा रहा है, मतलब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले इसको क्या करना होगा, इसके जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसको कंडेंस करना होगा, इसको क्रोमोसोम के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो इसका जो कंडेंसेशन है क्रोमेटिन मटेरियल का, ये स्टार्ट कब होगा, प्रोफेज में ये स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, क्रोमोसोम कंडेंसेशन भी बोलते हो। मतलब कंडेंस होके ये क्रोमेटिन मटेरियल इस तरह के क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाने लग जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट। हम जानते हैं सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और साइटोप्लाज्म के आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही सेल एम फेज में एंटर करता है, सेल को क्या करना होता है, इसके जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं इनको 2 डॉटर सेल में डिवाइड करना होता है इक्वली। तो ये सारा काम करने के लिए इसको एक लार्ज स्पेस चाहिए। हम जानते हैं जो न्यूक्लियस होता है ये बहुत ही छोटा सा एरिया होता है, इसके अंदर हम क्रोमोसोम को बना के उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते डॉटर सेल में। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको पहले डिसइंटीग्रेट करना होगा। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है उसको भी डिसइंटीग्रेट करना होगा, सो दैट कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है ये क्रोमेटिन मटेरियल पूरे सेल में आ जाए और यहाँ पे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो और ये क्रोमोसोम इक्वली दोनों डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर एनवेलप का डिसइंटीग्रेशन। मतलब न्यूक्लियर एनवेलप धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। इस पहले पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ये अर्ली प्रोफेज का पिक्चर है, मतलब जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट हुआ। यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर का जो एनवेलप आपको नज़र आ रहा है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, और यहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये धीरे धीरे कंडेंस हो रहे हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोफेज में जो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हुआ होता है एस फेज में। हम जानते हैं एस फेज में क्या होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो गया होता है और G2 फेज आते आते सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो ये जो सेंट्रियोल है या जो सेंट्रोजोम है, अगर हम क्लियरली बात करें तो सेंट्रोजोम क्या करता है, अपोजिट पोल में मूव होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो सेंट्रोजोम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीज़न में, ये हम आगे चल के देखेंगे। तो मान लो यहाँ पे सबसे पहले ये सेंट्रोजोम प्रेजेंट था, अब ये डुप्लीकेट हो चुका है, मतलब 2 सेंट्रोजोम प्रेजेंट है। अब ये एक सेंट्रोजोम कहाँ जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, एक पोल में चला जाएगा और दूसरा सेंट्रोजोम दूसरे पोल में मूव करने लगेगा। और लेट प्रोफेज आने तक ये क्या हो जाएंगे, दोनों सेंट्रोजोम जो है अपोजिट पोल में आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, each centrosome radiates out microtubules called as esters। अब इस केस में क्या हो रहा है, प्रोफेज में जितने भी क्रोमेटिन मटेरियल्स आपको देख रहे हैं वो सारे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहे हैं और कंडेंसेशन हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, जो सेंट्रोजोम दोनों पोल्स में चले गए हैं ये कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में आपने सेल चैप्टर में पढ़ लिया होगा। इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज करेंगे इसे, इन्हें एस्ट्रल रेज भी बोला जाता है क्योंकि सेंट्रोजोम से रिलीज हो रहे हैं। ओके, सेंट्रोजोम इनको फॉर्मेशन कर रहा है और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ट्रेवल करते हैं सेल के सेंटर की तरफ और इन रेज को हम क्या बोल देते हैं, एस्टर बोल देते हैं या एस्ट्रल रेज भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, 2 एस्टर्स टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर इज टर्म्ड एज द माइटोटिक एपैरेटस। माइटोटिक एपैरेटस का फॉर्मेशन भी आपको प्रोफेज में ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि 2 एस्ट्रल रेज स्पिंडल फाइबर के साथ मिलके इस माइटोटिक एपैरेटस का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है, एट द एंड ऑफ दिस प्रोफेज देयर इज नो गोल्गी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस इज विजिबल इफ द सेल्स आर व्यूड थ्रू द माइक्रोस्कोप। मतलब अगर इस स्टेज में आपको लेट प्रोफेज स्टेज में आपने माइक्रोस्कोप के थ्रू इस सेल को ऑब्जर्व किया तो फिर आपको क्या नजर आएगा, कोई भी सेल ऑर्गेनेल आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। अगर इस स्टेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो रहा है और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो यहाँ पे
डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, सो दैट कि जैसे ही न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाए, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाए, जो भी क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में आ सके। तो इस स्टेज में अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू व्यू करोगे तो आपको कोई भी सेल ऑर्गेनेल देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फेज के बारे में बात करते हैं, जो है मेटाफेज। मेटाफेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था, प्रोफेज में जो एस्ट्रल प्लेट है या एस्ट्रल प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा था, मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन इस मेटाफेज स्टेज में होता है। पिछले स्लाइड में हमने ये देखा कि जो सेंट्रोजोम्स होते हैं उसमें से एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है। ये आपको सेंट्रोजोम नज़र आ रहा होगा और ये इनका एस्ट्रल रेज है। ये एस्ट्रल रेज का काम क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटाफेज आते आते जो न्यूक्लियर एनवेलप होगा जिसका डिसइंटीग्रेशन प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन भी स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, यहाँ आते आते ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, अभी जो क्रोमोसोम है, अभी क्रोमोसोम कंप्लीटली बन चुके हैं मेटाफेज में आते आते, तो ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, पूरे सेल में अभी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। क्योंकि अभी कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है तो ये कंप्लीट क्रोमोसोम्स क्या होंगे, पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट, आप जानते हो जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिल के बने होते हैं, राइट। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं थ्रू सेंट्रोमियर। ये जो रीजन है ये सेंट्रोमियर कहलाता है और इस सेंट्रोमियर के ऊपर एक और कवरिंग रहता है जिसे आप बोल देते हो काइनेटोकोर। इस तरह से, मतलब ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पूरे सेल में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या होता है, ये जितने भी क्रोमोसोम यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे के सारे इनके जो काइनेटोकोर होते हैं, इस काइनेटोकोर को ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि सेंट्रोसोम से रिलीज हो रहे हैं, इससे ये अटैच हो जाता है। जैसे कि आपको इस क्रोमोसोम के बारे में अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर है, राइट, ये स्पिंडल फाइबर इसके काइनेटोकोर से बाइंडेड है और इस तरफ से भी दूसरे सेंट्रोसोम से भी ये स्पिंडल फाइबर इसी के काइनेटोकोर से बाइंड है। मतलब एक तरफ एक स्पिंडल फाइबर इस तरह से अटैच होगा, दूसरे स्पिंडल फाइबर इस तरह से इसको अटैच करके रखेगा। और फाइनली क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, जितने भी आपको क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे सेल में वो सारे एक इक्वेटर रीजन में आके असेंबल हो जाएंगे। जैसे कि ये सेल है तो ये इसका इक्वेटोरियल एरिया है और इसी इक्वेटोरियल एरिया में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं जो कि अटैच्ड हो गए हैं काइनेटोकोर से, ये सारे के सारे एक प्लेन में आके ये एंसेंबल हो जाएंगे और इसी प्लेन को आप क्या बोल देते हो, मेटाफेज प्लेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मेटाफेज प्लेट है ये आपको सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज में ही देखने को मिलेगा। सो मेटाफेज प्लेट में क्या हो रहा है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे एक लाइन में आके इस तरह से अरेंज्ड हो रहे हैं और मेटाफेज में क्या हो रहा है, जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से रिलीज हो रहा है वो काइनेटोकोर से अटैच होकर रह रहा है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको क्रोमोसोम का स्टडी करना है, आपको अगर देखना है हर एक क्रोमोसोम का शेप एंड स्ट्रक्चर, तो आप मेटाफेज में देख सकते हो इजीली। क्यों? क्योंकि मेटाफेज तक क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे फॉर्म हो चुके होते हैं, राइट। और यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्लियरली विजिबल नज़र आएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज के बारे में, जो है एनाफेज। हमने मेटाफेज में देख लिया था कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो थे वो इक्वेटोरियल प्लेट में आके या मेटाफेज प्लेट में आके एक तरह से वो अलाइन हो चुके थे और वो जो अलाइंड क्रोमोसोम थे उनके काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो रहा था, राइट। अब इस तरह का अटैचमेंट आपको नज़र आ रहा था दोनों तरफ से। अब इस स्टेज में एनाफेज में क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, इस तरह का ये जो स्पिंडल फाइबर जो इससे अटैच्ड होके थे, ये स्पिंडल फाइबर अभी कंडेंस होने लगेंगे, मतलब ये श्रिंक करने लगेंगे। श्रिंक करेंगे तो क्या होगा, इसका शेप धीरे धीरे रिड्यूस होगा। लेकिन ये काइनेटोकोर से अटैच्ड है तो ये क्या काम करने का कोशिश करेंगे, काइनेटोकोर को भी खींचने लगेंगे। अब जैसे ही ये काइनेटोकोर को खींचे, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर से ये दोनों क्रोमेटिड अटैच्ड हैं, ये क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। मतलब इस तरह से ये दोनों अलग हो गए। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा एनाफेज स्टेज। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, काइनेटोकोर से ये स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हुआ था, राइट, इस तरह से इधर भी अटैच्ड था। लेकिन ये दोनों, ये एक क्रोमेटिड था, ये एक क्रोमेटिड था, ये दोनों इस तरह से
एक साथ दोनों सिस्टर क्रोमाटिड अटैच्ड थे। लेकिन अब एनाफेज में क्या हो रहा है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर श्रिंक हो रहा है तो ये दोनों क्रोमाटिड अलग अलग हो चुके हैं और एक पेयर ऑफ क्रोमाटिड इस तरफ से एक तरफ चला गया है, एक पोल की तरफ जा रहा है, और दूसरे पोल की तरफ दूसरा सेट ऑफ क्रोमाटिड्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रोमियर्स स्प्लिट हो रहे हैं, ओके। टू क्रोमाटिड्स सेपरेटली स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल। जो दो क्रोमाटिड्स होते हैं, ये एक क्रोमाटिड एक पोल में चला जाएगा और ये दूसरा क्रोमाटिड दूसरे पोल में चला जाएगा। एंड अभी ये जो क्रोमाटिड अलग अलग पोल में चले गए हैं, अब इन क्रोमाटिड को हम क्रोमाटिड नहीं बोलेंगे। ये अब क्या हो रहे हैं, ये अगर ये डॉटर सेल में ये पोल कन्वर्ट होता है तो फाइनली यहाँ के जो क्रोमाटिड्स आपको दिख रहे हैं ये क्रोमाटिड क्रोमोसोम ही तो बनने वाले हैं फर्दर। तो इसीलिए दीज क्रोमाटिड्स आर रेफर्ड एज द डॉटर क्रोमोसोम ऑफ न्यू सेल। क्योंकि हम जानते हैं एनाफेज के बाद क्या होने वाला है, एक ऐसा फेज भी आने वाला है, साइटोकाइनेसिस होने वाला है, और ये जो एक सेल आपको दिख रहा है अभी, ये दोनों सेल में कन्वर्ट होने वाला है। तो अभी ये जो क्रोमाटिड्स जो अपोजिट पोल में जा रहे हैं, ये फाइनली क्या बनाएंगे, न्यू डॉटर सेल के लिए, ये न्यू डॉटर सेल के लिए क्रोमोसोम का काम करने वाले हैं। ओके, सो ये था एनाफेज एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट स्टेज जो है टीलोफेज। टीलोफेज ये फाइनल स्टेज होता है किसका, कैरियोकाइनेसिस का। हम अभी तक देख रहे हैं कैरियोकाइनेसिस मतलब जितने भी न्यूक्लियर आपको मटेरियल नज़र आएंगे, जैसे कि क्रोमोसोम है, इसका डिवीज़न हो रहा है दोनों डॉटर सेल में, और यही आपका कैरियोकाइनेसिस है। नेक्स्ट देखते हैं कैरियोकाइनेसिस टीलोफेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप मेंशन कर देना ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीलोफेज होगा। तो ये टीलोफेज में क्या हो रहा है, जो डॉटर क्रोमोसोम थे, अभी जो क्रोमाटिड मटेरियल था उसको हम क्या बोलने लग गए हैं, डॉटर क्रोमोसोम। अब ये डॉटर क्रोमोसोम दोनों ऑपोजिट पोल पे पहुंच चुके होंगे। जैसे हमने पिछले स्लाइड में हमने देखा था, यहाँ पे मान लो सेंट्रोसोम था और ये क्या कर रहा था, जो डॉटर सेल्स हैं इस तरह से इनको दोनों तरफ खींच रहा था। तो अब क्या हो गए हैं, दोनों डॉटर क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल में अब पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद ये क्या हो जाएंगे, अभी तक ये क्रोमोसोम के फॉर्म में है, अब ये क्या होंगे, फिर से डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम से क्रोमाटिन का बनना स्टार्ट हो जाएगा टीलोफेज में ही। अब जैसे ही क्रोमाटिन मटेरियल का बनना स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपना आइडेंटिटी अभी लूज कर देंगे। अभी क्रोमोसोम हम किसे बोलते थे, जब ये कंडेंस होकर रहता था क्रोमाटिन, अब ये क्रोमाटिन फिर से बनना स्टार्ट हो गया। तो आप क्रोमाटिन को देख के तो इस तरह से नहीं बोल सकते कि ये कौन सा क्रोमोसोम है। क्रोमाटिन इस तरह से आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये जब कंडेंस होता है तब जाके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, तभी जाके हम क्या बोल देते हैं, उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। लेकिन ये क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस हो रहा है तो ये क्रोमोसोम अपना आइडेंटिटी लूज कर रहा है अभी। नेक्स्ट क्या हो रहा है टीलोफेज में, जो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हुआ था प्रोफेज में, अब ये न्यूक्लियर एनवेलप फिर से क्या होगा, रीअपियर होने लग जाएगा। ओके, ये न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये फिर से रीअपियर होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आपको डिसइंटीग्रेट होता हुआ मिल रहे थे प्रोफेज में, अब ये सारे सेल ऑर्गेनेल फिर से रीअपियर होने लगेंगे। जैसे कि गोल्गी अपैरेटस हो गए और भी कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, ये सारे के सारे प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट हुए थे, अभी टीलोफेज में ये क्या हो जाएंगे, फिर से रीअपियर होने लगेंगे। तो एक चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा कि जो टीलोफेज है ये कम्प्लीटली ऑपोजिट फेज है प्रोफेज का। प्रोफेज में क्या हो रहा था, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो रहा था। टीलोफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से असेंबल हो रहा है। ओके, न्यूक्लियस का फिर से बनने रहा है। नेक्स्ट क्या है, जितने भी क्रोमाटिन मटेरियल थे वो सारे के सारे कंडेंस हो रहे थे, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रहे थे प्रोफेज में, लेकिन टीलोफेज में आते आते ये क्या हो रहा है, क्रोमोसोम क्रोमाटिन में कन्वर्ट हो रहा है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे वो सारे डिसअपियर हो रहे थे प्रोफेज में, लेकिन टीलोफेज में क्या हो रहे हैं, सारे ऑर्गेनेल्स फिर से रीअपियर हो रहे हैं। तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि टीलोफेज एंड प्रोफेज दोनों ऑपोजिट फेजेस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कैरियोकाइनेसिस। इसमें दोनों जो न्यूक्लियस के मटेरियल्स थे, जितने भी जीनोम कंटेंट थे, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, दोनों पोल्स में जा चुके हैं, न्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्या होना है, अब इस सेल को डिवाइड होना है दोनों डॉटर सेल में।
तो यह साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं कि सेल डिवाइड्स बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू टू डॉटर सेल एंड इट इज टर्म्ड एज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है एनिमल्स एंड प्लांट्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। सेल वॉल प्रेजेंट ना होने की वजह से एनिमल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो थोड़ा ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। तो देखते हैं एनिमल सेल में किस तरह से साइटोकाइनेसिस होता है। एनिमल सेल में जब एनाफेज कंप्लीट होता है, टीलोफेज कंप्लीट होता है, उसके बाद एक फरो का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे फरो का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से आपने लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा टीलोफेज के दौरान, यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट हो रहा था और इस तरह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे एक फरो का बिगिनिंग होता है, इस तरह से फरो बननी है और ये फरो फाइनली क्या होता है, धीरे धीरे इस तरह से अंदर की तरफ चलेगा और फाइनली ये दोनों सेल्स अलग हो जाएंगे इस तरह का। तो ये फरो इसीलिए बन पाता है एनिमल सेल में क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ प्रेजेंट है। लेकिन अगर प्लांट सेल के बारे में बात करें तो प्लांट सेल में क्या होता है, बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। तो यहाँ पे मान लो अंदर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका, तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, राइट। तो प्लांट सेल में क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ होगा, मिडिल ऑफ द सेल, यहाँ से इसका स्टार्ट होता है और यहाँ से एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और ये सेल प्लेट क्या होता है, एक्चुअली ये प्रिकर्सर ऑफ मिडिल लैमेला आप बोल सकते हो। मिडिल लैमेला जैसे कि आप जानते हो दोनों प्लांट सेल को ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो जब एक प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस होता है तो सबसे पहले इस मिड रीजन में एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और ये सेल प्लेट फर्दर इस तरह से बाहर की तरफ चलने लगते हैं, ये रेडियली आउटवर्ड इस तरह से मूव करते हैं और फाइनली जैसे ही ये सेल प्लेट सेल वॉल को रीच करेगा ये क्या हो जाएगा, इसके साथ इस तरह से जॉइन हो जाएगा, इसको डिवाइड ये नहीं करेगा, इस तरह से ये जॉइनिंग हो जाएगा और फाइनली दो प्लांट सेल में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो मिडिल वाला एरिया था जो कि जॉइंट था, ये क्या बन जाएगा, ये मिडिल लेमेला आपको देखने को मिल जाएगा। तो सवाल ये आता है यहाँ पे कि हमने तो ये देख लिया कि टीलोफेज हो गया, टीलोफेज के बाद मतलब कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा है, लेकिन मिड में एक ऐसा स्टेज आ रहा है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस के बीच में, जबकि आपको एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। अगर मान लो कोई ऐसा सेल हो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर चुका हो और वो मान लो अभी साइटोकाइनेसिस नहीं कर पाया किसी भी वजह से, तो उस केस में क्या होगा, आप खुद यहाँ से देख के समझ सकते हो उस चीज़ को कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगर ऐसा कोई केस हुआ जहाँ पे कि कैरियोकाइनेसिस खत्म हो चुका लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, एक सेल के अंदर आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे। और इसी तरह से ये जो सिचुएशन है जहाँ पे कि एक सेल हो वहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिल रहा हो, उसको आप क्या बोलते हो, उस कंडीशन को सिंसीसियम बोला जाता है। और ये जो न्यूक्लियस है इसको सिंसीसियल न्यूक्लियस भी बोल दिया जाता है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कोकोनट वाटर होता है। मतलब जो आप कोकोनट वाटर पीते हो वो एक्चुअल में क्या है, वो सारे के सारे न्यूक्लियस होते हैं। वो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं लेकिन वहाँ पे मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो साइटोकाइनेसिस अभी तक वहाँ पे नहीं हुआ है। जैसे ही वहाँ पे साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा आपको एक्चुअल कोकोनट देखने को मिलेगा, जो कि वाइट वाला हिस्सा जो आप देखते हो नॉर्मली जो खाते हैं वाइट वाला हिस्सा कोकोनट का, वो क्या होता है, वो सेल्यूलर पार्ट होता है, मतलब वो साइटोकाइनेसिस हो चुका होता है, सेल बन चुका होता है। और उससे पहले वाला पार्ट जो वाटर होता है कोकोनट वाटर, वो क्या है, वो सारे के सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो कोकोनट वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा एग्जाम्पल है सिंसेशियल कंडीशन का। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, अभी तक हमने देख लिया माइटोसिस के थ्रू क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। मतलब अगर एक सेल है जिसके पास की 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या डिप्लॉयड सेल है, तो वो अगर माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा तो वो क्या करेगा, वही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला दो डॉटर सेल बना देगा। इनका जो डॉटर सेल है, इनका जो प्लॉइडी है, वो सेम टू सेम पेरेंट सेल की तरह ही रहेगा। तो बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में कि माइटोसिस कहाँ कहाँ यूजफुल हो सकता है।
इसको माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जो आप लोग जानते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन डिप्लॉयड सेल। मोस्टली आपको डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोअर प्लांट्स भी हैं, बहुत लोअर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जहाँ की आपको माइटोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, माइटोसिस हो या फिर दूसरा कोई भी सेल डिवीज़न चल रहा हो, मियोसिस हो या फिर माइटोसिस हो, वो क्यों होता है, एग्जीक्यूट सेल क्यों करता है? क्योंकि सेल और न्यूक्लियस, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का एक रेशियो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं इंटरफेज में क्या होता है, साइटोप्लाज्म ग्रो करता है और सेल ग्रो करता है। सेल ग्रो करेगा तो अपना साइज इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस का काम क्या है, ये सेल को कंट्रोल करना, राइट? सेल का कंट्रोल करना न्यूक्लियस का काम है। लेकिन अगर किसी तरह से साइटोप्लाज्म बहुत लार्ज हो गया हो तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है अब वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। अब ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये सेल चाहेगा कि मुझे डिवाइड कर लेना चाहिए, सो दैट कि मेरा जो साइटोप्लाज्म है अब इतना लार्ज हो चुका है, उनको फिर से मैं स्मॉल कर दूँ। अब क्या हो जाएगा, ये सेल अगर डिवाइड हो गया तो इस तरह से इसका साइटोप्लाज्म दोनों सेल में डिवाइड हो जाएंगे और न्यूक्लियस एज इट इज़ रहेगा। तो इजीली ये न्यूक्लियस अब क्या कर पाएगा, इस सेल को कंट्रोल कर पाएगा। तो माइटोसिस का या फिर मियोसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये भी होता है कि इस डिवीज़न के थ्रू क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर सेल डिवीज़न हो रहा है तो डेफिनेटली ग्रोथ भी तो हो रहा है सेल का। मतलब मान लो एक एरिया में पहले एक सेल हुआ करता था, अब ये डिवाइड हुआ, यहाँ पे बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन होने लग गया। तो ये क्या हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह से सेल का जब नंबर इंक्रीज होता है, ऐसे ही तो जाइगोट से एक पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, राइट? और इसी तरह से जैसे रूट और शूट टिप में सेल का जैसे ही डिवीज़न होता रहता है, इनका लेंथ भी तो इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, सेल रिपेयर। मान लो एक प्लांट बॉडी हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी हो, वहाँ पे कोई स्क्रैच हो गया या फिर थोड़ा बहुत उसके बाहर वाले जो सेल्स होते हैं, आउटसाइड के सेल्स, वो किसी तरह से रप्चर हो गए, तो उसको क्या करना है, सेल को फिर से रिपेयर करना है। मतलब पहले जैसा सेल वहाँ पे हुआ करता था, सेम टू सेम वही सेल इसको वहाँ पे जाके ऐड करना है। तो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, माइटोसिस के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन सेल नंबर। उसके बारे में यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि माइटोसिस के थ्रू नंबर भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये था कुछ माइटोसिस का सिग्निफिकेंस। हम जैसे ही मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और तब आप इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियरली समझ पाओगे। और मियोसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।